नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने विमाओं का अध्ययन कर लिया था जो कि कक्षा 11 का पहला पार्ट था। आज से हम शुरू करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ना। तो कक्षा 12 में सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये पहला पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिक्स में सबसे पहले जो आपको शाखा बताई थी वो थी यांत्रिकी, माने मैकेनिक्स। जो दूसरी शाखा थी मैकेनिक्स को वैसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ये बताया गया था। जो मैकेनिक्स के पहले पार्ट का हमने पहला पार्ट बोले तो विमा का अध्ययन कर लिया है। बस उसके अब हम कुछ बीच बीच में उसके सवाल लगाते रहा करेंगे या उसके सवाल देंगे आपको हल करने के लिए, और उसको डाउट भी क्लियर करते रहेंगे। और दूसरी शाखा है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में तरंग भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब भी मतलब ये इतना तीनों चीज़ आपके क्लास 11 के सिलेबस में है। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरी शाखा, जो कि है यही विद्युत क्षेत्र के हिसाब, मतलब विद्युत क्षेत्र वाली विद्युतिकी, या इसे आप इलेक्ट्रो कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चौथी शाखा जो है वो चुंबक के ऊपर है, चुंबकत्व। ये पहले ही बताया जा चुका है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान दिलाया जा रहा है, मैग्नेटिक। इसके बाद पांचवी जो शाखा है वो है प्रकाश की, ऑप्टिक्स। प्रकाश की और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्लास 12 में है। और हमें चूँकि ये चीज़ का बोर्ड पेपर देना है, हमें क्लास 12 का बोर्ड पेपर देना है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इन तीनों शाखाओं पर ज़्यादा ध्यान दें। ये 2 शाखाएं वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो एनरोलमेंट होता है वो इन पाठों में भी हो सकता है। माने अगर आपने इन 2 शाखाओं को सही से पढ़ लिया तो आपका इन 2 शाखाओं का प्रयोग फिजिक्स में सब जगह होता है। अगर आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे IIT JEE मेंस या फिर नेवी एयरफोर्स, इन सब चीज़ों में, तो इनमें ये सब शाखाओं के सवाल आते हैं, ज़रूर आते हैं, या इनका कभी कभी रिलेशन भी, मतलब इनके बेसिस पर इनके सवाल दे देता है कभी कभार। तो आपके लिए इसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, ये बात पक्की है। और कभी कभार बोर्ड पेपर में दे सकता है, अगर देना चाहे तो, वैसे देगा नहीं, मगर फिर भी आपको इन 3 मतलब शाखाओं को पढ़ना पड़ेगा कक्षा 12 में बोर्ड पेपर्स की तैयारी के लिए। तो कृपया इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम इस शाखा में पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि ये है। आज वैसे इस पार्ट का पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये पार्ट है क्या, क्योंकि ये एक नई चीज़ आ गई है फिजिक्स में। और वैसे अगर आप ये नई चीज़ पाएंगे तो इसमें आप बहुत सारी भौतिक राशियाँ नई जानने को पाएंगे, और इन भौतिक राशियों को आप एक सबसे बड़ी चीज़ ये पाएंगे कि इनकी विमाओं भी निकालने का मौका मिलेगा हमको। और विमाओं के बारे में एक बात और बताना चाहेंगे कि अब आपको जल्दी ही कुछ समय के अंदर हम एक PDF उपलब्ध कराएंगे। उस PDF में सभी भौतिक राशियाँ, उनके सूत्र और उनकी विमा एक साथ लिख कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले इस पार्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये पार्ट है कि विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत आवेश के ऊपर एक क्षेत्र, मतलब क्या कहते हैं, एक पार्ट है। मगर ये विद्युत आवेश क्या होता है, तो इसको हम अपने मतलब असली ज़िंदगी से समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या सच में हमारी ज़िंदगी में होता है। जवाब तो है कि हाँ भाई होता है, मगर हम नहीं जानते हैं कि कैसे होता है या कहाँ होता है, ये नहीं मालूम। तो देखिए, विद्युत आवेश की जहाँ तक बात है, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी, मतलब जो भी कुछ है, वो सब आपको मालूम है कि वो सब परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु, या बोले तो एटम। तो जो परमाणु है या एटम है, वो एटम्स भी कुछ मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। मूल कण माने फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं कौन? एटम्स। तो ये एटम्स ये मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। इन मूल कणों वास्तव में मतलब ये सभी मूल कण जो होते हैं उनमें से कुछ आवेशित कण होते हैं और कुछ अनावेशित होते हैं।
और कुछ अनावेशित। और ये आवेशित कणों में आते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जबकि अनावेशित कणों में आ जाते हैं न्यूट्रॉन। मगर ये आवेशित अनावेशित कण है क्या, ये आवेश है क्या, ये इसके बारे में अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये एकदम शुरुआत हो रही है। वास्तव में होता है मगर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सब बहुत छोटे मात्रा रूप में होता है। मानिए जैसे ये मार्कर है, ये इसका ढक्कन ले लीजिए, तो ये ढक्कन जैसे प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे परमाणु होंगे, बहुत छोटे परमाणु जो कि आपको दिखेंगे भी नहीं, मतलब एक छोटा सा कण, एक बहुत छोटा सा कण जो कि आपको दिखेगा नहीं, उसको भी तो अगर बहुत तोड़ा जाए तो जो आखिर में हिस्सा बचेगा वो होता है परमाणु। और उस परमाणु के अंदर मतलब वो परमाणु जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो होते हैं मूल कण, और उन मूल कणों में से कुछ मूल कण आवेशित होते हैं और कुछ अनावेशित होते हैं। तो यहाँ से कुछ आवेश की शुरुआत होती है। मगर इसका मतलब ये तो बस ये हो गया कि अगर आपके पास हर तरह का अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो ही आप समझ सकते हैं। मतलब कि जैसे कि बहुत बड़ी लैबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है, तो वहीं पर ये समझा जा सकता है कि ये मूल कण क्या हैं। ऐसे तो मतलब सामान्य ज़िंदगी में हर इंसान नहीं समझ सकता है। तो सामान्य ज़िंदगी में क्या आवेश से कुछ उदाहरण दिखते हैं, क्योंकि सवाल हो सकता है कि अगर भाई ब्रह्मांड में हर चीज़, हर एक वस्तु परमाणुओं से मिलकर बनी है, और वो परमाणुओं के अंदर अगर आवेशित कण हैं, तो आवेश तो वैसे असली ज़िंदगी में भी दिखना चाहिए, क्योंकि अगर वो है उसके अंदर तो भाई बाहर से उसका कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रभाव तो दिखना ही चाहिए। तो हाँ, ऐसा होता है कि हमें जाने अनजाने में कई बार ऐसा देखते हैं कि ये विद्युत आवेश हमको अपनी असली ज़िंदगी में अपना प्रभाव दिखाते हुए दिखता है। अब कैसे, कहाँ, चलो इसको समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बारिश के सीज़न में, बारिश में ऐसा होता है कई बार, इसमें इस पार्ट में ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बारिश का सीज़न आ गया और आपने कोई कपड़ा रखा है इस्त्री किया हुआ, और उसको आपने तुरंत पहना, और तुरंत जैसे शर्ट है, शर्ट पूरी मतलब ऐसे हो, पूरी मतलब जो बाँह पूरी उसकी खुली हो और आप उसको पहन रहे हो, आप जल्दी से शर्ट में हाथ अंदर इधर से घुसेड़ने प्रारंभ करते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो यह कई बार ये जो हमारे बाल होते हैं, ये बाल और इन कपड़ों के बीच में एक तरह का मतलब घर्षण, या ये बाल इस कपड़े से घिस जाते हैं और हल्का सा चिपचिटाहट होती है। तो जो चिपचिटाहट हल्का सा होती है, या कई बार बिजली के तार आपस में चिपक जाते हैं, जो मतलब छू जाते हैं गलती से अगर, तो वो भी चिपचिटाहट करते हैं। तो जो चिपचिटाहट होती है, छोटी सी मतलब चिंगारी से निकलती है, कह सकते हैं चिंगारी निकलती है, या फिर चिपचिटाहट होती है, ये सब क्या है, ये आवेश का ही एक प्रभाव है, ये आवेश की वजह से होता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आवेश हमारी दुनिया में होता है, मगर अब तक हमने उसे कभी महसूस नहीं किया कि ये होता है। उसका अगर देखिए, होता तो ये है, मगर इसका नाम किसी ने आवेश रख दिया, किसी ने चार्ज रख दिया, तो इसे सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होता है, ये होता है, बस यही मेन सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये आवेश और कहाँ कहाँ पर होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे कि स्वेटर वेटर होते हैं, उनको भी अगर आप कई बार देखते होंगे कि उनसे भी चिड़चिड़ाने की ध्वनि सुनने को मिल जाती है, हल्का सा, अगर आप कभी ध्यान दे पाएँ तो। इस प्रकार जैसे बस की सीट पे आप बैठे हैं, बस की सीट पर आप कोई मतलब जैसे कि आपने अभी नया कोई कपड़ा ख़रीदा, उसको पहने हैं, पैंट आपने पहनी है नई कोई, और आपकी बस की सीट में बहुत देर तक बैठे हैं, बैठते मतलब बहुत देर तक बैठे हैं, मगर अचानक से आप खिसक जाएं उसी सीट पर हल्का सा, तो आप देखेंगे कि आपको एक मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट सी सुनने को मिलती है। और इसके अलावा भी जैसे कि और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि दरवाज़ा अचानक से खोलने पर हल्का सा चिड़चिड़ाहट सुनने को मिल सकती है। वो चिड़चिड़ाहट इसलिए भी हो सकता है कि भाई जैसे घर्षण है, वो घर्षण होता है दरवाज़ों के यहाँ पर, मतलब जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा इन जगहों पर जैसे जुड़ा है, तो इन जगहों पर मतलब उसकी घर्षण की वजह से भी सुनने को मिल सकता है। मगर विद्युत आवेश का प्रभाव तब देखने को मिलेगा जब उसमें चिड़चिड़ाहट हो, चिंगारी भी निकले और थोड़ा सा प्रकाश भी निकले, ऐसा कुछ होना चाहिए। मगर इस चीज़ को हम देखने तो बैठते नहीं कि कहाँ पर क्या कहते हैं चिंगारी निकली, कहाँ नहीं निकली, कहाँ हल्का सा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि नहीं, ऐसा बस केवल बिजली की तार में ही देखने को मिलता है। तो वैद्युतिकी के बारे में और अच्छे समझ लेते हैं। बात यह है कि ईसा से, माने ईसा आप समझते हैं ना कि जैसे आजकल चल रहा है 2021 सन, ईस्वी सन,
तो ईस्वी सन 2021 चल रहा है, इससे इसके बाद ईसा कह रहे हैं, ईसा से 600 वर्ष पूर्व, माने लगभग इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2621 साल पहले की बात है कि ग्रीक में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम था थेल्स, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने इस बात का एक बार अनुभव किया कि जैसे अंबर नामक पदार्थ को अगर फैलाना नाम के पदार्थ से रगड़ा जाए, घिसा जाए, तो फिर मतलब एक या फिर ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज़ जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं तो उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसा आप कई बार और भी देख सकते हैं, जैसे कई बार होता है कि आपके सूखे सूखे बाल हों और आप एक सूखी कंघी ले लीजिए और उस कंघी से अपने बालों को ठीक करिए, कंघी करिए, तो आप ये पाएंगे कि उस कंघी के अंदर भी एक तरह का गुण पैदा हो जाता है कि वो कागज़ के छोटे छोटे कणों को, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का वो कंघी मतलब क्या कर लेती है, गुण प्राप्त कर लेती है। वास्तव में ये गुण ही आवेश है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ आवेश होता है और ये हम लोग को मतलब समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भी अन्य पदार्थों में क्या कहते हैं ये ऐसा गुण आ जाता है कि उस वस्तु के अंदर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या फिर अन्य छोटी छोटी टुकड़ों को अपने अंदर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। ये गुण वास्तव में पैदा ही होता है क्या कहते हैं आवेश, वस्तु के आवेशित होने से या फिर उसके आवेश के गुण की वजह से। तो ये आवेशित होने से जो ये क्या कहते हैं आवेशित होने से जो ये क्या कहते हैं पदार्थों के अंदर आवेश पैदा होता है, उसी के ऊपर ये पाठ रखा गया है। चलिए इसको और अच्छे से ब्रीफली और डीपली समझते हैं। देखिए ये बात तो है कि भाई देखिए इसका हम केवल ये समझ पाएँ कि ये आवेश होता क्या है, आवेश काम कैसे करता है, इतना ही बहुत पर्याप्त है। यदि हम इसके अलावा ये ना समझ पाएँ कि ये होता क्या है, बस इसकी परिभाषा रट लें, समझ लें, तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि हम इस पाठ को सही समझ पाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पर परिभाषाओं पर या फिर किस दार्शनिक ने कब देखा, क्या देखा, किस वैज्ञानिक ने क्या खोज की इस क्षेत्र में, इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। हम इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें कि हम इस पाठ को सही से समझ ले जाएं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में होती है मगर हमें दिखती नहीं है। इसका सबसे बड़ा मतलब इस पाठ को न समझ पाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये होता तो है मगर दिखता कभी नहीं है, और दिख ना पाने की वजह से हमें हमारी समझ में भी बहुत कम आता है। तो इसलिए इस पाठ को समझने का ज़्यादा प्रयास करिए और इसकी परिभाषाओं को रटने का प्रयास कम करिए, क्योंकि आप इस पाठ को समझ गए तो परिभाषा तो आप अपने आप से भी बना सकते हैं। तो आवेश क्या है, इसको अब हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे कि जैसे ये वस्तु है, अगर इसे आवेशित कर दिया जाए तो फिर ये पता क्या होगा, ये दूसरी वस्तुओं को जो मतलब हल्की हैं उनको अपनी तरफ खींच सकती है, या फिर ये मतलब अपने आवेश का प्रभाव वैद्युत प्रभाव दिखा सकती है, वैद्युत प्रभाव दिखा सकती है या चुंबकीय प्रभाव दिखा सकती है। चुंबकीय प्रभाव, आपको ये वैद्युत प्रभाव तो हल्का फुल्का ना समझ में आया होगा, मगर चुंबकीय प्रभाव जरूर समझ में आया होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि आप चुंबक से बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। तो चुंबक के बारे में आपको अंदाजा है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को या तो खींच सकता है अपनी तरफ या तो अपने से दूर धकेल सकता है। ऐसा कुछ चुंबक के अंदर गुण होता है। उसी तरह का गुण विद्युत में भी होता है। वैद्युत कणों में भी ऐसा गुण होता है कि वो दूसरे वैद्युत कणों को अपनी तरफ या तो खींच सकते हैं या तो अपने से धकेल सकते हैं। कुछ इस तरह का गुण होता है जो कि वैद्युत प्रभाव होता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है इसे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये वास्तव में होता है किसी वस्तु के आवेश की वजह से। आवेश की वजह से वो उस वस्तु के अंदर ये दोनों गुण मतलब दिखाने का काबिलियत आ पाती है। तो यहाँ पर सब आवेश की परिभाषा बड़ी ही आराम से बन सकती है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो कि अपने अंदर क्या कह सकते हैं कि अपना वैद्युत प्रभाव या फिर कह सकते हैं कि और चुंबकीय प्रभाव दिखाने की काबिलियत रखता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? मतलब कहने का यह है कि जैसे कोई क्या कहते हैं आवेश है, तो आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण वो अपना वैद्युत प्रभाव
अथवा अपना चुंबकीय प्रभाव दिखा सकने की काबिलियत पैदा कर पाता है, उसे कहते हैं आवेश। मतलब आवेश एक प्रकार का गुण है किसी पदार्थ के भी अंदर। वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कोई लकड़ी, लोहा, कुछ भी प्रकार की वस्तु हो सकती है। आवेश का कहीं ना कहीं रिलेशन है वास्तव में विद्युत से, और विद्युत का मतलब होता है बिजली। अब बिजली को आप काफ़ी कुछ समझते ही होंगे, तो इस तरह से इनका आपस में लिंक हुआ, और इस बिजली को आप चूँकि अपने ज़िंदगी में देखते ही रहते हैं, तो इस पार्ट को अब यहाँ से थोड़ा हम अच्छे से मतलब इसकी समझने की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। माने इसको हम अपने जीवन में रिलेट करके देख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमेशा वही चीज़ें समझ में आती हैं जो आपके जीवन से रिलेटेड होती हैं, वो नहीं समझ में आती हैं जो आपके जीवन से थोड़ा हट कर हों। इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपको उसे अपने जीवन से रिलेट करके समझना पड़ेगा। तो आपने आवेश तो समझ लिया, तो आवेश का प्रयोग होता है इसमें वैद्युतिकी में, माने इलेक्ट्रिसिटी में होता है आवेश का प्रयोग। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखिए समझते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। बहुत सिंपल है। कैसे? जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को आवेश दिया गया किसी भी तरीके से। आवेश अब ये दिया लिया जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल दिया लिया जा सकता है। कैसे? जैसे कि अभी भी बताया गया कि आपने जैसे कपड़े में अचानक से हाथ डाला और फिर उसके बाद आपके बालों की वजह से होता यह है कि कई बार चिटचिटाहट सुनाई देती है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता यह कि आवेश के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो इस प्रकार आवेश एक स्थान से मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है। इसलिए कहा गया कि किसी वस्तु को आवेश दिया या लिया जाए, इसके लिए मतलब कहा गया। चलिए इसको और डीपली समझते हैं कि जैसे कि आपने अभी ये कभी करके देखिएगा कि जैसे रेशम का कोई कपड़ा हो, रेशम का कपड़ा हो, उस रेशम के कपड़े में अगर कांच की एक रॉड ले ली जाए, कांच की रॉड या छड़ ले ली जाए, छड़ मतलब आप समझते हैं रॉड, उसको इन दोनों को आपस में रगड़ा जाए, तो रगड़ने पर आप देखेंगे कि इस वस्तु के इस कांच की छड़ के अंदर कागज के बहुत छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। इसी प्रकार का गुण और भी पैदा होता है, जैसे कि अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ने पर पैदा होता है। फिर इसके बाद आता है एबोनाइट या आबनूस, इसे आबनूस भी कहते हैं। एबोनाइट की छड़ या आबनूस की छड़ को क्या कहते हैं? बिल्ली की खाल से रगड़ने पर भी इस तरह कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार का गुण होता है रबड़ को ऊन से रगड़ने पर, ये चिटचिटाहट जैसी मतलब कागज को छोटे छोटे टुकड़ों को या फिर और अलग अलग तरह के कणों को अपनी तरफ, जो धूल होती है, इन सब छोटे छोटे कणों को भी अपनी तरफ खींचने का गुण इन सब में उत्पन्न होता है। इन सब में गुण उत्पन्न होते हैं। और ये गलती हो गई, ये यहाँ पर होना ये चाहिए था कि यहाँ पर हाँ सॉरी, सही है। तो रेशम में अगर कांच की छड़ को रगड़ा जाए, कांच की छड़ को अगर रगड़ा जाए, तो रगड़ने पर उस छड़ के अंदर या अंबर को ऊन में रगड़ा जाए, या एबोनाइट या आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल में रगड़ा जाए, या रबड़ को ऊन में रगड़ा जाए, तो इस तरह के कुछ गुण पैदा होते हैं कि वो वस्तुएं, ये सभी वस्तुएं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों या धूल के कण, जैसे होता नहीं कि जैसे मान लीजिए ये वो वाला बोर्ड होता, चौक से लिखने वाला बोर्ड, तो उसमें जो चौक होती है उसको डस्टर में जैसे होता नहीं कि डस्टर को अगर उसमें थपथपाया जाता है तो छोटे छोटे कण गिरा करते हैं। वो छोटे छोटे कणों को इस तरह के ये वाली वस्तुएं खींच सकती हैं, हल्का सा अपनी तरफ खींच सकती हैं, तभी जब केवल इनको रेशम या ऊन या बिल्ली खाल या इससे रगड़ा। ऐसा नहीं कि इसको इससे रगड़ दिया जाए, इसको इसी से रगड़ा जाए, इसको इसी से रगड़ा जाए, इसको इससे ही रगड़ा जाए, तब इनके अंदर इस तरह के गुण क्वालिटीज़ पैदा होती हैं। तो इस प्रक्रिया में होता वास्तव में ये है
कि कुछ आवेशित कण इसमें होते हैं और कुछ बहुत सारे आवेशित कण इसमें भी होते हैं। इसमें से कुछ आवेशित कण निकल करके या तो इसमें जाते हैं और या तो इसमें से कुछ आवेशित कण निकल करके इनमें आते हैं। जैसे कि जब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, रेशम के कपड़े में जब हम क्या कहते हैं, कांच की छड़ को रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रगड़ते हैं। जब हम रेशम के कपड़े में कांच की छड़ को रगड़ते हैं तब वास्तव में होता क्या है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर होता क्या है कि जो क्या कहते हैं, इसमें से कुछ आवेशित कण इसमें से निकल करके इसमें चले जाते हैं। वास्तव में ये आवेशित कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि गलती हो गई। यहाँ पर यहाँ पर कांच की छड़ होती हैं। कांच की छड़ में से जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें जाते हैं तो ये कुछ धनावेशित हो जाती है। मगर ये धनावेशित क्या है और ये ऋणावेशित क्या है, इसको पहले समझना जरूरी होता है। यहाँ पर एक प्रयोग करके देख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि ये स्थिर छत है, ये एक अच्छी खासी सीलिंग है, मजबूत है, जिससे कि एक धागा लटकाया गया है। अब इस धागे में एक छड़ को बांधा जाएगा। अब ये छड़ इस बार अभी कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ को अगर हम क्या कहते हैं, इस कांच की छड़ को जो अगर हम रेशम से मतलब रगड़ लें तो इसमें कुछ मतलब बताया ना कि वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। उसी तरह की कांच की छड़ दूसरी है, दोनों ही कांच की छड़ हैं। जब इनको पास पास लाया जाता है तो होता यह है कि ये दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को दूर दूर धकेलने का प्रयास करती हैं। ये दोनों ही छड़ एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करती हैं, ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं कि ये वाली इसको धकेलती है, ये वाली इसको धकेलती है। इसी तरह अगर एक और चीज़ किया जाए, माने ये जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, बिल्ली के खाल को लिया जाए और बिल्ली के खाल में एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाए तो और उसको भी इसी तरह रखा जाए, माने बिल्ली के खाल से रगड़ करके यहाँ पर भी एबोनाइट की छड़ रखी जाए और बिल्ली की खाल से रगड़ करके एबोनाइट की छड़ को यहाँ भी रखा जाए और दोनों को पास पास लाया जाए तो देखने में आता है कि दोनों एक दूसरे को धकेलती हैं। इस तरह का कुछ ये मतलब धकेलने वाला गुण ये होता है आवेश के प्रभाव से। एक और तीसरा प्रयोग करके देखते हैं जिसमें कि एक यहाँ पर लिया गया है एक ऐसी छड़ जिसको रेशम से रगड़ा गया है। वो मतलब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके इसको यहाँ पे लिया गया है, और जबकि दूसरी जगह पर लिया गया है एबोनाइट की छड़ को। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के लिया गया है। तो यहाँ पर पता क्या होगा, इस बार हो ये जाता है कि दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। इस वाली को ऐसे खींचती है, या ऐसे दोनों एक दूसरे को खींचती है अगर पास पास लाया जाता है। तो ये आवेश में एक यहाँ पर देखने में आया कि ये दो तरह से काम करता है, कभी किसी को धकेलता है, कभी किसी को खींचता है। माने कभी कभी किसी ये अपनी जैसे किसी आवेश को अपनी तरफ खींचता है तो किसी दूसरे को अपनी तरफ अपने से दूर धकेलता है। तो ये आवेश में अगर दो तरह के गुण हैं तो इस प्रकार से मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं आवेश शायद दो तरह का होता होगा, आवेश वास्तव में दो तरह का होता होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इस चीज़ के अंदर की मेन सेंस को समझते हैं। होता यह है कि जैसे कि बताया गया था शुरुआत में ही कि परमाणु में होता क्या है कि आपको मालूम होगा, अगर मालूम ना हो तो बता दिया जाए कि परमाणु के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कण परमाणु से बाहर भी निकल सकते हैं। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु से बाहर भी निकल सकते हैं। यही बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में जाते हैं या उसमें से इस परमाणु में आ जाते हैं। मतलब कहने का ये कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो होता क्या है कि जो कांच की छड़ होती है इसके परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चले जाते हैं। तो रेशम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ज़्यादा हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से कम हो जाती है।
वास्तव में किसी भी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है। पहले शुरू में किसी भी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती हैं, मगर जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाते हैं, किस लिए? क्योंकि रगड़ने की वजह से, तो इस वस्तु पर ज़्यादातर प्रोटॉन आ जाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो जाती है। और इस वस्तु में चूंकि इलेक्ट्रॉन आए होते हैं इस वस्तु से, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं वास्तव में ऋणावेशित और ये होते हैं धनावेशित। तो ये वस्तु हो जाती है ऋणावेशित और ये वस्तु हो जाती है धनावेशित, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो धन आवेश को अपने अंदर धारण किए होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अंदर क्या कहते हैं ऋण आवेश को धारण किए हुए होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें चूँकि कम हो गए हैं और प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, तो वास्तव में यहाँ पर जो अल्टीमेटली ये धनावेशित वस्तु हो जाएगी, ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी। और जबकि ये दूसरी वस्तु है रेशम की खाल, रेशम की खाल कह रहा हूँ, रेशम की क्या कहते हैं कपड़ा, रेशम कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आने की वजह से। तो और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, ऋण आवेश को धारण किए होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेश को धारण किए होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऋण आवेशित हो जाती है या ये नेगेटिव चार्ज्ड हो जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर धनावेश आया और इसके अंदर ऋणावेश आया। जब हमने पहला प्रयोग किया था कि कांच की छड़, दोनों तरफ कांच की छड़ थे और दोनों एक दूसरे को पास में लाया गया था, तो देखने में ये आया था कि कांच की छड़ एक दूसरे को धकेल रही थी, दोनों की दोनों। वास्तव में ये होता है कि जो एक मतलब जैसे चुंबक में होता है ना, कि जैसे नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक और दूसरी तरफ भी उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक है, तो दोनों एक दूसरे को धकेलते हैं। मगर अगर इधर एक तरफ है नॉर्थ पोल का चुंबक और इधर है एक तरफ साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव वाला चुंबक, तो एक दूसरे को ये खींचते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उसी तरह ये जो क्या कहते हैं धनावेशित वस्तुएं होती हैं वो दूसरी धनावेशित वस्तुओं को अपने धकेलती हैं। और इसी तरह जैसे ये नॉर्थ वाला ये हुआ, उसी तरह साउथ में भी होता है। अगर दो चुंबक जो कि दोनों ही मतलब क्या कहते हैं दोनों का वो सिरा जो कि साउथ वाला है उनको पास में लाया जाता है, तो दोनों एक दूसरे को धकेलते हैं। उसी तरह ऋणावेशित वस्तुएं भी अपने जैसे दूसरे ऋणावेशित वस्तुओं को अपने से दूर धकेलती हैं, और धनावेशित अपने से दूर धनावेशित वस्तुओं को धकेलती हैं। जब रेशम की छड़ रेशम के कपड़े में कांच की छड़ को रगड़ा गया था तो ये धनावेशित हो गई थी, और ये एबोनाइट या आबनूस की छड़ जब बिल्ली की खाल से रगड़ी जाती है तो वो ऋणावेशित हो जाती है। अब देखिए जो मेन चीज़ है वो ये नहीं है कि किसको किससे रगड़ा जाए और क्या ये आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश या ऋणावेश। मेन चीज़ ये होता है कि इनके बीच में ये जो लगाव या मतलब ये खिंचाव पैदा हुआ या फिर एक दूसरे को धकेल रहे हैं, वो चीज़ सबसे मेन होता है। इसको आप अगर ये ध्यान ना रख पाएँ कि ये धनावेशित हो जाती है, ये ऋणावेशित हो जाती है, ये ऋणावेशित हो जाती है, ये धनावेशित हो जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मत ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, मगर आप बस केवल इतना ध्यान रखिए कि ये जो धनावेशित होता है आपने प्रयोग करके देखा कि कांच की छड़ और कांच की छड़ दोनों को अगर रेशम की कपड़े से रगड़ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को धकेलती हैं। और इसी तरह आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाता है तो वो दोनों आबनूस की छड़ एक दूसरे को धकेलती हैं। मगर देखने में ये भी आया है तीसरे प्रयोग में ये देखने को आया कि जब एबोनाइट की छड़ और ये कांच की छड़ दोनों को एक दूसरे को पास में लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे को खींचती हैं। तो जो खिंचाव हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर एबोनाइट की कांच की छड़ धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। ये कुछ मतलब यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को मतलब क्या कह सकते हो अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। ऐसे वो ये कुछ वैसे ही हुआ जैसे कि नॉर्थ पोल के सिरे वाला चुंबक साउथ पोल वाले सिरे वाले चुंबक को अपनी तरफ खींचे। जैसे कि ये चुंबक का ये वाला सिरा चुंबक के इस तरह वाले सिरे को अपनी तरफ खींचता है, ये कुछ वैसे ही हो जाता है। तो जिस तरह ये बिजली होती है, मतलब बिजली कह रहा हूँ, आवेश वाले गुण होते हैं वो कुछ चुंबकों वाले गुणों से मिलते हैं। आगे हम फिजिक्स में बहुत आगे जब पढ़ेंगे तब फिजिक्स में चुंबक और आवेश दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये सब आप समझ गए होंगे।
यहाँ पर आपने समझा कि आवेश दो तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आवेश जो कि कांच की छड़ और कांच की छड़ दोनों एक दूसरे को कैसे कर रही थी, मतलब एक दूसरे से दूर हटा रही थी। उसी प्रकार एबोनाइट की छड़ जो कि एक दूसरे को दूर धकेल रही थी। मगर एक ऐसा भी आवेश हो गया कि उसमें कांच की छड़, इसका मतलब हुआ कि इस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ इसको दूर धकेल रही है और ये चीज़ इसको दूर धकेल रही है। एक ऐसा भी हुआ कि एबोनाइट की छड़ यहाँ पर ये कांच है, ये दोनों एक दूसरे को धकेल नहीं रही हैं बल्कि खींच रही हैं, ऐसे कुछ, मतलब दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। जैसे ये हो और ये एक दूसरे को ऐसे खींचे, अगर ये लटका दी जाए यहाँ पर तो, क्योंकि इधर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को धकेलती हैं, लटकाने पर, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर एक दूसरे को धकेलती हैं। तभी जब इनको ये सब तभी होता है जब इनको रेशम से या बिल्ली की खाल से जिससे रगड़ना होता है उसको रगड़ दिया जाए, तब उसके बाद ऐसा होता है। तो इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि आवेश यहाँ पर दो तरह का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश इनमें में पैदा हो जाता है और ऋणावेश इनमें में, धनावेश और इसमें ऋणावेश। तो आवेश दो तरह का हुआ। तो ये यहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि ये जो वैद्युत आवेश आपको मालूम पड़ेगा इस तरह का होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इनके ही क्या कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जो ये बिजली की तारें होती हैं उनमें वास्तव में ये जो धन आवेश होते हैं या ये जो इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं, यही मतलब गति करते रहते हैं। इनके गति करने से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी अब समझ में आ रही होगी कि ये बिजली जो क्या कहते हैं, बिजली की तारों में वास्तव में जो बिजली दौड़ती है वो बिजली नहीं दौड़ती है, वो एक कण दौड़ते हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं जो कि दिखते बहुत नहीं हैं, इसलिए ये मतलब ये दौड़ते हैं मगर इनका दौड़ना हमें दिखता भी नहीं है। और वास्तव में इनके अंदर होता आवेश है, जो कि आवेश की वजह से एक तरह की बिजली की धारा हमें मतलब समझ में आती है, उसका झटका लगता है या जो भी आप समझना चाहें, ये कुछ इस तरह से होता है। तो आपने समझ लिया कि आवेश और ये दो तरह का होता है। अब यहाँ पर आवेश आपने चूँकि समझ लिया और ये भी वैद्युत आवेश समझ लिया और इलेक्ट्रिसिटी समझ ली, तो एक अब यहाँ पर अब आप समझते हैं कि ये जो हम शुरू कर रहे हैं नया पाठ, ये वजह शुरू कर चुके हैं। तो ये जो नया पाठ हमने शुरू किया है, इसको जो एक शाखा में रखा गया है उसका नाम है वैद्युतिकी, इलेक्ट्रो। तो वैद्युतिकी यही है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं जिन पर स्थिर आवेश रहता है, उन्हें स्थिर वैद्युत, उस शाखा को मतलब स्थिर वैद्युत विज्ञान या फिर स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कारण ये कि हमने जो मतलब ये क्या कहते हैं, कांच में जैसे टांगा ना, तो ये जब छत पर ऐसे हमने टांगा इस चीज़ को, मतलब धागे के माध्यम से मतलब इसको टांग दिया, तो यहाँ पर वो चाहे कांच की छड़ हो या फिर एबोनाइट की छड़ हो, तो ये एबोनाइट की छड़ या कांच की छड़ वास्तव में टांगने के बाद स्थिर हैं। इसी तरह जैसे कि दो गोले लिए जाएं, इनको स्थिर रखते हुए एक पर किसी प्रकार से धनावेश लिया जाए, एक पर किसी प्रकार से ऋणावेश लिया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसके इस तरह के जितने भी फिजिक्स है या जितने भी मतलब फिजिक्स का जो अध्ययन करते हैं, वो हम फिजिक्स की एक विशेष शाखा स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इस विज्ञान को समझते हैं, पढ़ते हैं। आपने ये भी समझ लिया कि ये कोई वस्तु कैसे ऋणावेशित या धनावेशित होती है, या फिर क्या कहते हैं, कोई आवेश मतलब इधर से उधर गमन कैसे करता है। अब हम समझते हैं कि आवेशन की विधियाँ क्या होती हैं, किस किस तरीके से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। जैसे कि आपने एक तो समझ लिया, एक सबसे अच्छा यहाँ पर तीन विधियाँ होती हैं, चालन, घर्षण और प्रेरण। चालन का मतलब होता है चलना, घर्षण का मतलब होता है घिसना, और प्रेरण का मतलब होता है किसी प्रकार से प्रेरणा उत्पन्न करना। माने जैसे होता नहीं कि आदमी एक दूसरे को हौसला देता है, हौसला तो नहीं कह सकते, मतलब जैसे कि प्रेरणा का मतलब होता है कि हाँ हौसला ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो घर्षण वाली विधि है
वो तो हमने समझ लिया एक तरीके से। क्यों? जो दूसरी विधि है वो तो हम समझ ली। कैसे? हमने रेशम के कपड़े में जब रगड़ा है कांच की छड़ को, कह सकते हो घिसा है, तो ये घिसा है, तो ये घिसना ही तो एक तरह का घर्षण हुआ। माने घर्षण करके या किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में, जैसे कि अब ये रेशम कपड़ा हो अगर मान लीजिए, और ये कांच की छड़ हो, इसको आपस में से घिसा जाए, तो यहाँ पर जो घिसना हुआ, इस घिसने की वजह से इसमें धनावेश और इसमें ऋणावेश पैदा हो जाए, तो इस माध्यम को इस मतलब विधि को कहते हैं घर्षण की विधि से वस्तु में आवेश पैदा करना। तो ये दूसरी विधि आपने कंप्लीट कर ली। चलिए पहली विधि को समझते हैं। चालन क्या होता है? चालन का मतलब होता है आटा चलना नहीं होता है, चालन का मतलब चलना होता है, चलना। मगर किसका चलना? यहाँ पर चलना कहा गया है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए। इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होते हैं। उन ऋणावेशित कणों के एक पदार्थ से चल करके दूसरे पदार्थ तक जाने के लिए चालन की विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए कहा गया है कि चालन की विधि का प्रयोग किया जाए। जैसे कि एक वस्तु है, जो ये पता क्या है? ये है प्लास्टिक। ये यहाँ पर प्लास्टिक रखा गया है। वास्तव में अभी आप आगे समझेंगे कि अब इस प्लास्टिक क्यों लिया गया है। और दूसरी एक वस्तु और है, छोटी मान लीजिए, बड़ी मान लीजिए, ये धनावेशित है, मगर ये ना धनावेशित है ना ऋणावेशित है, ये उदासीन है। आपने यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि जितनी भी प्रकृति में वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पहले बताया ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वास्तव में हर वस्तु में बराबर होते हैं, इनकी संख्या बराबर होती हैं। मगर जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो जाती है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो जाती है, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अन्यथा वस्तु एकदम शून्य आवेश पर रहती है, उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। तो जितनी भी वस्तु आप देख सकते हैं वो वस्तुएं हर एक वस्तु वास्तव में शून्य आवेश पर होती है। तो ये शून्य आवेश पर है, उदासीन है, मगर ये वस्तु धनावेशित है। तो धनावेशित वस्तु है और यहाँ पर ऋणावेशित वस्तु है। जब इसको खसका करके पास लाया जाए, और थोड़ा सा बस केवल स्पर्श करा दिया जाए, कह सकते हो टच करा दिया जाए, तो हल्का सा टच कराने पर और उसके बाद इसको बाहर अलग कर देने पर आप ये पाएंगे कि जो दूसरी वस्तु थी वो भी हल्का सा वो भी धनावेशित हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मगर थोड़ा सा ज़रूर होती है। ये कितना होती है कितना नहीं होती है, ये तो इसका भी गणना की जा सकती है, बाद में कैलकुलेशन का किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो हल्का सा आवेशित हो गई, इस विधि को कहते हैं चालन। इसमें होता क्या है कि वस्तु के इधर के कण, ये कण, मतलब इसमें होता क्या है, धनावेशित है, तो धनावेशित का मतलब हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से यहाँ पर ज़्यादा है, या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी समय प्रोटॉनों की संख्या से कम है। ये वास्तव में हुआ कैसे होगा? ये कुछ कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने की तरह ही हुआ होगा। इस वस्तु को किसी वस्तु में रगड़ा गया होगा, और रगड़ने से इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु में चले गए होंगे, तो इस वस्तु पर आ गया धनावेश, और इस वस्तु को जब इससे स्पर्श कराया गया, टच कराया गया, तो वास्तव में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए, इसमें एक थोड़ा एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए इस वस्तु में पहले 100 प्रोटॉन थे और 100 ही इलेक्ट्रॉन भी थे, मगर किसी वस्तु से इसको मतलब घिसने पर हुआ ये कि अब इसमें 80 ही प्रोटॉन बच गए, 80 ही इलेक्ट्रॉन बच गए। माने ये 80 नेगेटिव चार्ज और 100 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर टोटल हुआ 20 पॉजिटिव चार्ज। तो हुआ क्या कि अब इस पर 20 पॉजिटिव चार्ज है, और इस वस्तु पर क्या मान लीजिए कि 60 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, माने टोटल 0 चार्ज है। 0 मतलब इस पर क्या कह सकते हो, आवेश है। जब इन दोनों को आपस में टच कराया गया तो यहाँ पर 20 पॉजिटिव चार्ज है, माने यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इसमें चूंकि दोनों बराबर है तो होता क्या है कि 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी है,
अगर इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो होगा ये कि इसमें भी फिर 40 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसमें या कह सकते हो कि इसमें भी इसकी कमी हो जाएगी, 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी इसमें हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता है? इसका कारण हो जाता है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता या कह सकते हो विभव भी, वैद्युत विभव। वैद्युत धारिता और विभव ये आपको तीसरे और चौथे पार्ट में पढ़ने को मिलेंगे। आप अभी पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण आप आगे भी जान पाएंगे। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि ये बस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है इसको आप आगे समझेंगे। तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी पहले से थी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ पर 60-60 मान लीजिए। अब यहाँ पर इन दोनों का वास्तव में इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो, मगर कितने जाएंगे? उसका नियम होता है कि इसमें जैसे कि क्या कहते हैं, इसका एक विभव होता है, वैद्युत विभव एक होता है। दोनों में विभव जब तक बराबर नहीं हो जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, लगभग इसमें मान लीजिए ऐसा हो जाएगा। चलिए विभव को हम नहीं लेते हैं, विभव के ऊपर कुछ नहीं डिस्कस करते हैं, नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिएगा ऐसा कुछ हो जाए कि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आ जाएँ, तो ऐसा हो जाएगा कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब टोटल 10 का पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब चूँकि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें गए हैं, तो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब टोटल यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज आ गया, या 50 नहीं तो मान लीजिए कि इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, तो यहाँ पर 15 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। माने यहाँ पे अभी भी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी। इसकी वजह से 15 पॉजिटिव चार्ज पर रहेगा। और यहाँ पर पहले 60 थे और 60 में से 5 इधर चले गए, तो 55 इलेक्ट्रॉन है। माने अब यहाँ पर 5 प्रोटॉन ज़्यादा हैं कह सकते हैं, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन कम हैं। दोनों में से कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आएगा ये पॉजिटिव ही, +5 ही मतलब। तो इस तरह से ये भी कुछ पॉजिटिव चार्ज में आ गया और ये तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज में था। इस तरह से विद्युत चालन होता है। आप इस विधि को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और अभी अब आपने इसको समझ लिया कि ये होता कैसे, तो आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। परिभाषा बनाना या समझना कोई बहुत कठिन नहीं होता है, बस केवल उसकी विधि समझना कठिन होता है। कृपया आप इसकी विधि को समझ लीजिए, तो आप इसके परिभाषा को तो अपने आप ही बना लेंगे। तो चालन की विधि में होता क्या, चालन की परिभाषा बन क्या सकती है? चालन की परिभाषा ये बन सकती है कि आवेशन की वो विधि जिसमें कि आवेशित कण एक पदार्थ से चल करके दूसरे पदार्थ में जाते हैं, वास्तविक रूप में जाते हैं, उस विधि को कहते हैं चालन। आवेश का चालन ऐसे कह सकते हैं। अब आपने 2 विधियां कंप्लीट कर ली। तीसरी विधि बहुत अच्छी है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन। प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन। इस विधि में क्या होता है, जैसे कि हमने चालन वाली विधि में समझा था कि एक वस्तु जो कि धनावेशित है और दूसरी वस्तु जो कि विद्युत उदासीन है, दोनों को पास में लाया गया और स्पर्श करा दिया गया, टच करा दिया गया। तो इसमें टच नहीं कराते हैं, इस विधि में टच नहीं कराते हैं। बल्कि होता क्या है कि जैसे कोई वस्तु धनावेशित है, धनावेशित का मतलब वही उदाहरण समझते हैं कि 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए थे, मगर 100 की जगह पर इसमें हो जाते हैं मान लीजिए 80 ही इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें 20 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या कह सकते हो कि 20 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ कमी है, कह सकते हो। ये तो या तो 20 प्रोटॉन ज़्यादा हैं या तो 20 इलेक्ट्रॉन कम हैं, ये इसमें कहा जा सकता है। इस वाले में इसमें मान लिया कि 60 प्रोटॉन दोनों ही हैं, 60 प्रोटॉन भी है 60 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये फिर विद्युत उदासीन हुआ और ये धनावेशित हुआ। धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इस विधि में करते क्या है कि ये जो वस्तु है ये वास्तव में प्लास्टिक है। प्लास्टिक इसलिए ताकि इसके इसमें से कोई विद्युत आवेश नीचे न जाने पाए। ये धरती है, तो इन दोनों को आपस में स्पर्श नहीं कराना। इस विधि में, प्रेरण की विधि में ऐसा होता है कि इसको बस केवल पास लाया जाता है। पास कितना पास, काफ़ी पास ले आते हैं, जैसे कि लगभग इतना पास कि बस टच होने से पहले ही मतलब उसको अलग रखते हैं। मतलब थोड़ा सा हल्का सा ही गैप रहता है इन दोनों के बीच में,
इन दो वस्तुओं के बीच में, ये दोनों वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं। अभी इसको हम एग्जांपल समझेंगे अच्छे से। तो ये वस्तु में होता क्या है कि इस वस्तु में हर जगह पर इधर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इधर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इधर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इधर भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो आपको मालूम होगा कि जो धनावेश होता है वो ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि बताया गया कि अब हल्का सा आसपास रहते हैं, मतलब हल्का सा इनको आप मतलब हल्का सा एकदम टच कराने से पहले एकदम रत्ती भर अलग किया, हल्का सा, बहुत ज़्यादा टच नहीं करा दिया, नहीं तो फिर चालन की विधि बन जाएगी। प्रेरण की विधि में ऐसा होता है कि इन दोनों को पास तो लाया जाता है मगर बहुत पास, मगर एकदम टच नहीं कराते हैं। तो इसमें आपको मालूम है कि हर वस्तु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। ये जो कि इसमें 20 प्रोटॉनों की मतलब अधिकता है या 20 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और तो ये अल्टीमेटली हुआ धनावेशित, और धनावेश जो होता है ऋणावेश को आकर्षित करता है। तो ये इधर के सभी जगह के इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ आकर्षित करता है। तो हो ये जाता है कि इधर के इलेक्ट्रॉन चल करके इधर आ जाते हैं इसी पदार्थ के अंदर, और इधर के जो प्रोटॉन रहते हैं वो वहीं रहते हैं, वास्तव में वो वहीं रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। तो होता क्या है कि इधर के इलेक्ट्रॉन चूँकि इस साइड आ गए, इस साइड के इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, तो यहाँ पर ऋण आवेश बढ़ जाता है और यहाँ पर धनावेश बढ़ जाता है। तो इस विधि में आप कुछ समझ पाए इस चीज़ को, चलिए और अच्छे समझते हैं। कि जैसे एक दो मार्कर हैं, दो मार्कर ले लिया गया, ये मार्कर यहाँ अभी के लिए कह सकते हो धनावेशित है, ये पूरा धनावेशित है, या ये कह सकते हैं मार्कर छोड़िए, इसको ले लीजिए, ये इंक यहाँ पर धनावेशित है, माने इसमें प्रोटॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हैं। और जबकि ये क्या कहते हैं, ये मार्कर ले लिया गया, ये मार्कर अभी विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन का मतलब इसमें प्रोटॉन भी उतने ही है जितने कि इलेक्ट्रॉन, माने दोनों की संख्या बराबर है, दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। तो इन दोनों को जब पास में लाया गया तो चालन की विधि में दोनों को ऐसे टच करा दिया जाता है, स्पर्श करा दिया जाता है, मगर इसमें टच नहीं कराना है, बस केवल पास ऐसे रखा कि बस केवल एक दूसरे के करीब हैं। तो होता क्या है इस विधि में होता ये है कि जब इसको हम पास में रखते हैं तो ये इसका धन आवेश इसके अंदर के वास्तव में होता ये है ना कि जैसे ये मार्कर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह हर एक परमाणु में मतलब ये होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये धनावेश, चूँकि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित को वैसे भी आकर्षित करता है, आपने पिछले प्रयोगों में देखा ही था। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर खसक के आ जाते हैं, इधर प्रोटॉन इधर ही रहते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन सब खींच के इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात पाएंगे कि अल्टीमेटली अंतिम रूप में होता यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने हिस्से में, आधे हिस्से में इलेक्ट्रॉन वो जो होते हैं प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाते हैं, और इस हिस्से में प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पड़ जाते हैं। ये कुछ वैसे ही है कि जैसे एक गांव है, एक गांव में पहले तो सब मतलब पूरे गांव के हर एक इलाके में हर तरह के आदमी रह रहे हैं। माने जैसे कि मान लीजिए कि जैसे एक गांव है, एक गांव में हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, 50 हिंदू हैं 50 ही मुसलमान भी हैं, या और पूरे गांव में बराबर से फैले हैं। मगर कुछ ऐसा हुआ कि इस हिस्से में, गांव के आधे से हिस्से में, मतलब यहाँ पर हिंदू का इससे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो इस तरह सभी जगह पर हैं हिंदू और मुसलमान। मगर कुछ ऐसा हुआ कि इधर के मुसलमान कुछ समय के लिए यहाँ पर आ गए, यहाँ के मुसलमान कुछ समय पर यहाँ पर आ गए। तो ऐसा हो जाएगी, यहाँ पर मुसलमानों की अधिकता हो जाएगी और यहाँ पे फिर हिंदुओं की अधिकता हो जाएगी। तो ये कुछ वैसा हुआ, यहाँ पर गांव को छोड़ करके हिंदू या मुसलमान नहीं बाहर गए। चालन की विधि में होता यह था कि जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, या मान लीजिए ये दूसरा गांव है, तो इस गांव में
मान लीजिए हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान कम हैं, और इसमें हिंदू मुसलमान इस गांव में बराबर हैं, तो इसमें से कुछ मुसलमान हट करके इस गांव में जाते थे। ऐसा चालन की विधि में होता था। मगर इस विधि में कोई भी कहीं जाता, मतलब कोई भी अपना गांव छोड़ता नहीं है, गांव में ही रहते हैं, मगर गांव के एक हिस्से से हट करके दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। ये केवल इतनी छोटी सी बात है, बस केवल हिंदू मुसलमान को आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मतलब वो कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अपना पदार्थ छोड़ के नहीं जाता है। पदार्थ उस वस्तु में ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, बस केवल एक हिस्से से हट करके दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। तो इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़ जाते हैं और इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं। वो सॉरी, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो यहाँ पर चूँकि प्रोटॉन पहले से ही हैं तो भाई वो ज़्यादा पड़ जाते हैं। प्रोटॉन पूरे पदार्थ में वैसे ही रहते हैं, वो अपने स्थान नहीं छोड़ते, वो वहीं रहते जहाँ हैं। तो इस तरह से प्रेरण की विधि में होता यह है कि जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे पॉजिटिव है और ये उदासीन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे प्रोटॉन 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 ज़्यादा पड़ जाते हैं, पॉजिटिव आवेश। तो आधा हिस्सा धनावेशित हो जाता है, मतलब कुछ हिस्सा धनावेशित हो जाता है और कुछ हिस्सा ऋणावेशित हो जाता है। मगर जैसे ही इसको हटा लिया जाता है तो फिर ये फिर सब नॉर्मल हो जाता है, धीमे धीमे करके नॉर्मल होने लगता है। क्योंकि ये जब तक ये यहाँ रहेगा तब तक ये इधर ऋणावेश रहेगा और इधर अपने आप धनावेश रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ये धनावेश है तो यहाँ पे ऋणावेश ही होगा, क्योंकि ये ऋणावेश को आकर्षित करता है, और इधर इसका उल्टा यानी कि धनावेश बचा रह जाता है। अब जैसे कोई वस्तु ऋणावेशित है और इधर कोई वस्तु लाई गई तो यहाँ पर धनावेश 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 रहेगा, और यहाँ पर ये लाइन बनाने का मतलब ये था कि एक मतलब यहाँ पर ये लोग ज़्यादा हैं, बाकी इस लाइन को बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ऋणावेश ऋणावेश ऋणावेश, ये इस प्रक्रिया में दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। इसमें आकर्षण भी हुआ और प्रतिकर्षण भी हुआ। आप ये इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि धनावेश ने ऋणावेश को आकर्षित किया, मगर साथ ही साथ इस धनावेश ने इस वाले धनावेश को प्रतिकर्षित किया, मैंने दूर हटाया। इस ऋणावेश ने इस धनावेश को अपनी तरफ खींचा, मगर इस ऋणावेश ने इन ऋणावेशों को अपने से दूर हटाया। अगर आपको ये याद रखना हो कि इधर ऋणावेश है तो इधर क्या होगा, आप बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सकता है ऋणावेश धनावेश को अपने पास करीब लाने का प्रयास करता है, और जो ऋणावेश होगा वो ऋणावेश को दूर रखने का ही प्रयास करेगा। उसी तरह धनावेश ऋणावेश को अपनी तरफ करीब रखने का ही प्रयास करेगा, और धनावेश को दूर रखने का प्रयास करेगा। ये कुछ वैसा ही है। तो इस विधि में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, मगर हाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके ऊपर ही क्या कहते हैं, चौथा पाठ धारिता या संधारित्र, धारिता और संधारित्र वाला पाठ बेस्ड है। तो इस प्रक्रिया को सही समझ लेंगे हो तो बहुत अच्छा है। आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अब आवश्यक कुछ मूल गुण समझना बाकी है, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।